तो बच्चों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक भारतीय राजनीति शास्त्र में भारत के विदेश संबंध इस टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें देखा कि देश में हुए बदलाव, घरेलू चुनौतियों पर अपनी नज़र डाली। इस अध्याय में हम बाहरी चुनौतियों के बारे में भी पढ़ेंगे। इस मोर्चे पर भी अपने देश के नेताओं ने नई राह अपनाई और बाहरी चुनौतियों के मामले में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। बहरहाल हमारे नेताओं को पड़ोसी देशों से हुए युद्ध से भी निपटना पड़ा। इन लड़ाइयों और हमारे पड़ोसी विदेशी संबंधों को देश की राजनीति ने एक नई शक्ल प्रदान की। देश की राजनीति स्वयं भी इस क्रम में प्रभावित हुई। हम इसमें जो देखेंगे कि भारत के विदेश संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया, भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई, चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे और भारत की परमाणु नीति का उद्देश्य किन परिस्थितियों में। भारत के विदेश संबंध ये हमारा टॉपिक है। हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ की बात करें तो भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ था। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। देश जब आज़ाद हुआ तो ये सवाल था कि हम अपने देश का निर्माण कैसे करें। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश दिखाई दे रहे थे। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। एक तो कि दुनिया में भारत अपने देश में लोकतंत्र रहे और देश की भलाई भी करना है, जनता को राहत दे रहा है। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उसमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। वैश्विक स्तर के सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएं भी थीं। अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की पूरी विरासत छोड़ गई थी। आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ विवाद के मुद्दे थे। बंटवारे के कारण अलग से दबाव पैदा हुए थे और गरीबी मिटाने का काम सामने मुहैया खड़ा था। कुल जमा इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की थी। एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में एक अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपने सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में भी हमें दिखाई देती है। जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देशित करते, उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर होता है। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। इसके चलते हुए बढ़े चढ़े देशों की अपेक्षा बड़े सीधे सादे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन चैन कायम रहे और विकास होता रहे। इसके अलावा विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता का भी उनकी विदेश नीति पर जब तक असर पड़ता है। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई, क्योंकि इन देशों से इन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। इस वजह से दुनिया के विभिन्न देश दो खेमों में बंट गए। एक खेमा था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा, तो दूसरा खेमा था सोवियत संघ के प्रभाव में। आपने इसके बारे में समकालीन विश्व राजनीति नामक किताब में पढ़ा होगा। आपने इस किताब में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में भी पढ़ा होगा। इसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत ने अपनाया था, जिसका मतलब था कि हम किसी ताकतवर देश के पक्ष में न जाकर के अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, जिसे कहते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति।
बहरहाल जब भारत आज़ाद हुआ और अपनी विदेश नीति तैयार कर रहा था, तब शीत युद्ध का दौर शुरू ही हुआ था और दुनिया बड़ी तेज़ी से दो खेमों में बढ़ती जा रही। क्या 1950 और 60 के दशक की राजनीति, विश्व राजनीति में भारत इन दोनों देशों में से किसी एक खेमे में शामिल था? नहीं। क्या भारत अपनी विदेश नीति को शांतिपूर्ण ढंग से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचने में सफल रहा? हाँ, सफल रहा। ज़्यादातर उसने किसी का पक्ष नहीं किया, तो निश्चित है कि वो अपना विकास कर सका। उसका परिणाम ये हुआ। अगला है गुटनिरपेक्षता की नीति। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ। आज़ादी मिलने से पहले ही भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। ये सभी नेता आखिरकार उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साझी लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हमारे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे। किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था, उसका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई, उस वक्त शीत युद्ध का दौर चल रहा था। समकालीन विश्व राजनीति की किताब के पहले अध्याय में हम ये बात जान चुके हैं कि शीत युद्ध के दौर में दुनिया दो खेमों में बट रही थी। एक खेमे का अगुवा अमेरिका और दूसरे का सोवियत संघ। दोनों खेमों के बीच विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया। परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की स्थापना हुई। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में आरंभ हुई। भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे।